ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा पार्ट होगा। जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देख रखा है तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, वहाँ से आप इजीली उसे देख सकते हैं। जो बचा हुआ पार्ट हमारा है इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। साथ ही अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर देंगे। तो चलते हैं, जो हमारा बचा हुआ पार्ट है उन्हें आज इस वीडियो में कवर कर लेंगे। उससे पहले हमारा पार्ट 1 आप ज़रूर देखेंगे और साथ ही प्रीवियस मैथ्स क्वेश्चन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, उसे भी आप एक बार ज़रूर देखेंगे। तो चलते हैं, आज का जो हमारा बचा हुआ पार्ट था उस पार्ट की तरफ। ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 होगा। प्रश्न कह रहा है, वह कारक जिन पर तार की लंबाई का प्रतिरोध निर्भर करता है। इससे आपको एक न्यूमेरिकल तो पूछ ही लेता है और ये अच्छा टॉपिक है। कह रहा है कि वह कारक बताइए जिन पर तार की लंबाई का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो आइए, इसका जो मुख्यतः वैसे तो है कई, लेकिन मुख्यतः हम 2 चीज़ पे चर्चा करेंगे और ये दोनों आपको याद रखना होगा। पहला होता है तार की लंबाई पर, यानी तार कितना लंबा है। कहने का मतलब कि कोई तार ये लेंथ हुआ ना, तो ये कितना लंबा है। साथ में दूसरा देखना होगा कि ये तार की मोटाई कितनी है। हो सकता है ये तार बहुत मोटा हो। ये 2 चीज़ मुख्यतः है, इन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ जाएंगे। पहला क्या हुआ, तार की लंबाई, यानी कोई भी जो वायर है वो कितना लंबा है। दूसरा कि उसका जो मोटाई है और ये एरिया, उसे मोटाई बढ़ेगा तो जैसे ये इतना मोटा है तो ये एरिया क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, तो उसका एरिया कितना है। ये 2 चीज़ पे मुख्यतः निर्भर होता है। पहला नियम कह रहा है, किसी तार का प्रतिरोध यानी आर, किसी तार का प्रतिरोध समझे तो क्या कहा हमें, आर कह रहा है। किसी तार का प्रतिरोध आर, ये हो गया, उसकी लंबाई के समानुपाती होते हैं। तो लंबाई मतलब लेंथ का क्या होगा, ये समानुपाती होगा। ये हमारा उसका क्या हो गया, लेंथ हो गया। तो एक चीज़ आप याद रखेंगे, इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। इतने में किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा नियम कह रहा है कि किसी तार का प्रतिरोध, तो फिर से ले लेंगे हम रेसिस्टर। किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुपस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल मतलब 1/a का व्युत्क्रमानुपाती, तो 1/, कर देंगे। 1/, करने से ही होता है व्युत्क्रमानुपाती। और समानुपाती करें तो सिंपल उसे लिख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आप अच्छे से देख रहे होंगे तो एक चीज़ आपको कॉमन मिल रहा होगा कि आर समानुपाती दोनों में है। अब इसे यहाँ से सॉल्व करके एक फार्मूला क्या करेंगे, बना लेंगे हम। तो आर समानुपाती आर है, यहाँ से लिख लेंगे समीकरण 1 एवं 2 से हम पाते हैं कि, अब समीकरण 1 और 2 को बच्चे अच्छे से देख रहे होंगे तो हम उससे क्या समझ पाते हैं कि जो हमारा है ना आर, वो क्या है, समानुपाती है। किसके है, तो ऊपर हमारा एक में तार की लंबाई है और दूसरे में ए है। तो तार की लंबाई एल हो गया अब बाई ए। अब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और इसे हम, तो फिजिक्स में नियम है कि अगर किसी समानुपाती को हटाते हैं तो एक नियतांक हमें देना होता है। तो आर यहाँ इजकल टू समानुपाती हटा लिए तो एक नियतांक यहाँ देते हैं जिसका नाम है रो। इसको रो बोलेंगे, रो इंटू L/A। अब देखिए L हो गया तार की लंबाई, A हो गया आपका क्षेत्रफल और R क्या है, आपका प्रतिरोध है। आप यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। R क्या है, प्रतिरोध है।
दूसरा एल क्या है, तार की लंबाई, तार की लंबाई। उसके बाद ए क्या है, आपका क्षेत्रफल है। ए हो गया क्षेत्रफल। और ये रो, ये नियतांक है, इसको कहेंगे नियतांक। इसको पढ़ेंगे क्या, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग रो। तो इतना बच्चे समझ गए होंगे। तो हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि एक फार्मूला इजीली मिल चुका है, जिसका नाम हो जाएगा क्या हमारा, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। आइए इस पे एक न्यूमेरिकल प्रश्न भी देख लेते हैं, और इसका न्यूमेरिकल कैसे बनता है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए प्रश्न कह रहा है, दिए गए पदार्थ किसी एल लंबाई का है, यानी पदार्थ का लंबाई क्या है, एल। तो यहाँ लिख लेंगे लंबाई इक्वल टू एल। मोटाई के तार का प्रतिरोध, यानी आपको क्षेत्रफल दे दिया है, कितना है, ए है। तो प्रतिरोध 4 हो जाता है। मान लेते हैं इसका R1 4 ओम। इतने प्रश्न को पहले समझना पड़ेगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो अभी जो हम समझे हैं कि R इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला होता है, इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। प्रश्न एक बार और अच्छे से समझ लीजिए कि कह रहा किसी पदार्थ की लंबाई एल है, तो हमारा ये एल हो जाएगा, इसमें कुछ चेंज करना ही नहीं पड़ेगा, एल एल रहेगा। क्षेत्रफल कहा है कि ए ही रहने दीजिए, तो ए ही रहने दिए हैं। रो हमारा क्या है, ये नियतांक है, तो ये रहेगा ही। करने पर प्रतिरोध कितना होता है, 4 ओम, मतलब आर का वैल्यू हमको दे दिया है। तो यहाँ से लिख लेंगे 4 ओम इज इजकल टू रो इंटू एल बाई ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा हो गया। अब आगे देखिए, किसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा। मान लेते हैं कोई दूसरा तार हमारा R2 होगा, अन्य मतलब R2 है, जिनकी लंबाई L/2 है और मोटाई 2a है। बहुत अच्छा प्रश्न, यहाँ से चेंज कर दिया है, लिखेंगे R2 इज इजकल टू, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, रो तो रो रहेगा ही, इंटू एल के बारे में कहा है प्रश्न में कि एल जो है ना उसको L/2 कर दीजिए, एल को लंबाई को L/2, तो ठीक है लंबाई को कर देंगे L/2। उसके बाद प्रश्न कह रहा है कि जो क्षेत्रफल है यानी मोटाई उसको 2a कर दीजिए, क्योंकि फार्मूला में a है लेकिन कह रहा है इसको डबल कर दीजिए, तो इसे डबल कर देंगे बाय 2a। इसको यहाँ से अब सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा हो जाएगा R2 इजकल टू रो इंटू एल बाई 2/2a। इसे अब हम गुना कर लेंगे, तो क्रॉस गुना आप लोग जानते होंगे, बट्टा में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा इसके। तो ये ऊपर वाला किससे गुना हो जाएगा, नीचे वाले से। R2 इजकल टू ऊपर पे कितना है, रो इंटू एल बाई, बट्टे में इसका आ जाएगा 1, तो 1 से किसी चीज़ को मल्टीपल करने पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो इसे लिखेंगे रो इंटू एल बाई, ये यहाँ देख रहे हैं 2 भी है और यहाँ 2a भी है, इसको मल्टीपल कर लेंगे तो 4, ये हमारा हो गया। अब इसे थोड़ा सा अलग कर लेंगे, ये 1/, को कॉमन कर लेंगे तो 1/4,
रो इंटू एल बाई ए, ये बच गया। अब यहाँ प्रश्न एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, जो मैंने आपको यहाँ पर एक वैल्यू निकाल के दिया था, ये वैल्यू देख रहे होंगे आप लोग कि पी नहीं, रो इंटू एल बाई ए का वैल्यू कितना दिया हुआ प्रश्न में निकाल लिए थे 4। तो यहाँ तो 1/4 रहेगा ही रहेगा हमारा, लेकिन p इंटू एल बाई ए का वैल्यू हमारा कितना है 4। यहाँ से पुट कर देंगे इस वैल्यू को, जब ये वैल्यू पुट कर देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, एज इजकल टू बच जाए कितना 1, चूँकि ये प्रतिरोध है, इसका एसआई यूनिट ओम होता है, तो ये बन गया। तो ये कितने आसानी से न्यूमेरिकल बनते हैं। तो एग्ज़ाम में आप ज़रूर न्यूमेरिकल बना के आएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने से आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा, एक नंबर भी नहीं काटा जाता है, और आपको बेनिफिट भी हो जाएगा, न्यूमेरिकल सीख भी लेंगे तो आगे चल के आपको बहुत साथ देगा। इसी तरह के कॉन्सेप्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो टॉपिक है अब हमारा टॉपिक आ चुका है प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध, और ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें आपको 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करा कि प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध, यानी हम पढ़ेंगे क्या पैरेलल और सीरीज, पार्श्व क्रम संयोजन क्या होता है और श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। आइए देख लेते हैं इसको। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करेंगे, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को, हो सकता है हमारे पास मिनिमम 2 प्रतिरोध हो और उससे अधिक प्रतिरोध को क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं। लेकिन जोड़ने का एक नियम होते हैं। जोड़ते कैसे हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे को जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा पहला प्रतिरोध है, तो यहीं से हमारा सेकंड प्रतिरोध शुरू होगा और इस तरह जोड़ दिया जाता है। यानी हमारे पास एक और प्रतिरोध है तो ऐसे जोड़ेंगे, और प्रतिरोध है तो ऐसे जोड़ेंगे, फिर और है तो, यानी एक छोर को दूसरे छोर के प्रतिरोध में जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। इस तरह का अगर कोई क्रम देखे तो समझिएगा कि वो क्या है, श्रेणी क्रम में वो जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट प्रतिरोध है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ये देख रहे हैं तीनों किस चीज़ में जुड़ा हुआ है, तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। अब इसका हमें समतुल्य प्रतिरोध एग्जाम में कहे निकालने के लिए तो इजीली निकाल देंगे, क्योंकि समतुल्य प्रतिरोध पूछा जाता है। तो आइए इसका समतुल्य प्रतिरोध मैं निकाल दे रहा हूँ। लिखेंगे यहाँ से क्या हम लोग अब सॉल्व। असमतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा ओम्स लॉ के तरफ। ओम्स लॉ में याद करेंगे बच्चे, मैंने आपको बताया था कि V इक्वल टू क्या होता है IR, और इसके जरिए क्या करेंगे, इसका समतुल्य प्रतिरोध हम आसानी से निकाल लेंगे। अब देखिए हमारे पास रेसिस्टर नंबर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। सॉरी 3 तक ही लिए हैं इसको हम। तो क्या करेंगे, इसे भी एक वोल्ट से जोड़ देंगे जो हमारा V1 होगा, इसे भी एक वोल्ट से जोड़ देंगे और ये हमारा V3 हो जाएगा। और करंट जो हमारा फ्लो हो रहा है इसमें I, वो देख रहे होंगे कि एक ही करंट जो है वो तीनों में जा रहा है। I देख रहे हैं कि I जो करंट है वो तीनों में एक ही वायर से फ्लो हो रहा है, तो इसमें सिर्फ हमारा करंट क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। अब हम सबसे पहले चलेंगे, हमारे पास जो 3 प्रतिरोध है, तो केस फर्स्ट यानी पहले वाले प्रतिरोध में, केस फर्स्ट में हमारा क्या होगा, प्रतिरोध R1 हो जाएगा। क्या होगा, R1, चूँकि ये पहला हमारा है और उसमें देख रहे हैं कि R1 होगा, तो इसमें एक साथ जो जुड़ा हुआ है वो V1 जुड़ा हुआ है, तो V1 हो गया। ओम्स लॉ अब क्या कहता है, यहाँ से ओम का नियम लगा लेंगे और करंट जो हमारा फ्लो हो रहा है वो पूरे सर्किट में I करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ से चलेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यानी ओम के नियम से। तो ओम का नियम जो कहता है हमको, वहीं से अब ऐसे ओम के नियम से, तो ओम का नियम क्या कहता है, V इक्वल टू IR। तो यहाँ देख रहे हैं कि V हमारा V1 है,
तो V1 कर देंगे। R हमारा क्या है, R1 है तो R1 कर देंगे। I है तो I रहने देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आएंगे केस सेकंड में। केस सेकंड में आप देख रहे होंगे यहाँ पे R2 हमारा हो गया है, प्रतिरोध R2 है तो R2 ले लेंगे। उसके बाद V2 है, V2 लेंगे। लेकिन करंट जो फ्लो हो रहा है वो हमारा करंट क्या है, I है तो I ही रहने देंगे। फिर से लिख लेंगे कहाँ से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर। तो V2 हमारा है तो V2, I तो I रहेगा, लेकिन R के जगह पे R2। इक्वेशन नंबर हमारा सेकेंड हो जाएगा। ये आ जाएंगे नेक्स्ट के तरफ। केस नंबर थर्ड। ये हमारा हो गया थर्ड। इसमें देख पा रहे होंगे आप लोग कि R3 है, R3 भी 3 है। करंट सिर्फ हमारा I है तो करंट I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। केस 3 में V का वैल्यू V3 दिए हुआ तो यहाँ V3 कर लेंगे। I तो I है, I से R3 कर लेंगे। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ पे क्या करना है, जितने भी इक्वेशन आपको दिया है जोड़ लेंगे इसको। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, और थर्ड को जोड़ने पर जोड़ लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा V1, V2, V3। पहले क्या करते हैं, LHS को जोड़ेंगे फिर RHS को। V1 जोड़ V2 जोड़ V3 इज इक्वल टू, उधर से आ जाएंगे I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। एक चीज़ डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि ये देखिए, इस जितना भी जो वोल्ट है वो टोटल करेंगे तो V हमारा होगा। यानी हम लिख सकते हैं इस प्रश्न में V इक्वल टू V1 जोड़ V2 जोड़ V3। क्योंकि पहला जो हमारा V है ना, यही V डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। अब तो V1 V2 V3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V। तो यहाँ से इसे पुट कर लेंगे, V1 V2 V3 में लिख लेंगे क्या, V इक्वल टू I, उधर से कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, R1 R2 R3। V का फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल टू I R, I इक्वल टू R1 R2 R3। देखिए I से I हमारा कट चुका है, बच गया क्या, R इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका हो गया समतुल्य प्रतिरोध। इसे आप लोग अच्छे से सीख लेंगे। आइए इस पे एक न्यूमेरिकल भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए न्यूमेरिकल कह रहा है कि एक विद्युत लैंप जिनका प्रतिरोध 20 ओम है तथा एक 4 प्रतिरोध ओम का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से चित्र इतना में दिखाया गया है। आपको मैं चित्र बना के दिखा दूंगा, जो किस में है, संयोजित है।
तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा बताइए और विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित कीजिए। चूँकि ये हमारा सेशन चल रहा है तो इसमें मैं सिर्फ आपको कुल प्रतिरोध निकाल के दिखाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि सारे न्यूमेरिकल आपको दिया जाए, उनके बारे में नॉलेज लेने का अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अलग से हमारा एक सेशन चल रहा है, उस सेशन में जाकर के प्ले स्टोर पर देखिए कि बहुत सारे न्यूमेरिकल बताए गए हैं, आप उसे ईजिली सीख सकते हैं। क्योंकि हमारा अभी मैं पढ़ रहा हूँ टोटल रेसिस्टेंस, तो एक इसका सिर्फ उठाऊंगा जिसमें मुझे कह रहा है कि टोटल रेसिस्टेंस बताने के लिए। तो आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि एक लैंप जिनका प्रतिरोध कितना है, 20 ओम है। कितना हो गया ये, 20 ओम हो गया। इसी के साथ एक प्रतिरोध को और जोड़ता है, जोड़ दिए, ये कितना है, 4 ओम का है। इसमें बैटरी सेल वगैरह स्विच एमीमीटर आप लगा सकते हैं। तो कह रहा है कि कुल जो है ना परिपथ में प्रतिरोध कितना होगा, लिख लेंगे सॉल्व। R1 मुझे दे रखा है प्रश्न में, कितना, 20 ओम। R2 कितना दिया है, 4 ओम। करेक्ट। अब जो कुल प्रतिरोध हम निकालेंगे यानी RS, चूँकि ये सीरीज में कनेक्ट है तो RS का फॉर्मूला हमारा होता है R1 जोड़ R2 जोड़ R3 R4 कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास 2 ही रेसिस्टर है इसलिए R2 पे तक ही जाएंगे, या चाहे तो यहाँ से आप डॉट डॉट कर दें तो और बेहतर है। R1 का वैल्यू है 20 प्लस 4 ओम इज इक्वल टू 24। अब देखिए कितना आसानी से ये न्यूमेरिकल बन गया। और टोटल रेसिस्टेंस इस प्रतिरोध में इस सर्किट डायग्राम में कितना है, तो 24 ओम है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जहां हमारा सेशन चल रहा है। अब हमारा है पार्श्व क्रम संयोजन यानी कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में देख रहे हैं कितना भी प्रतिरोध है वो पैरेलल क्रम में जुड़े होते हैं, इसीलिए कहा जाता है ये कनेक्टेड इन पैरेलल, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो आप समझेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को पहले सिरे को एक बिंदु पर, देखिए कि ये बिंदु ए है, इसका भी पहला सिरा है, इसका भी पहला छोर है, इसका भी पहला छोर है, दूसरे बिंदु पर, ये दूसरा बिंदु है, इसका पहला छोर, इसका भी दूसरा, और ये 2 को जोड़ दिया जाता है। इसमें देख रहे हैं कि सारे रेसिस्टर्स के छोर को एक बिंदु पर ला करके बांध दिया जाता है। तो इस तरह का अगर कॉम्बिनेशन अगर आपको देखने को मिल रहा है तो इसे समझेंगे कि ये कॉम्बिनेशन क्या है, समांतर कॉम्बिनेशन है, यानी पार्श्व क्रम संयोजन इसे कहेंगे। इसका टोटल रेसिस्टेंस अगर आपको निकालना हो तो वो हो जाता है, इसका होता है 1/RP इक्वल टू 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3। इसका मैं टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकाला जाता है उसका मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा और इस पे न्यूमेरिकल भी बताऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, वो टॉपिक कह रहा है कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कह रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है और इससे भी न्यूमेरिकल कई बार पूछे गए हैं। आइए इसे भी देख लेते हैं। जब विद्युत धारा चालक से होकर गुजरती है तो चालक के अंदर ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है यानी हीट उत्पन्न होता है। विद्युत धारा का यह तापीय प्रभाव अलग अलग कारणों पर निर्भर करता है, यानी जो हमारा तार होता है वो जो हीट यानी किसी चालक से जो करंट होता है तो चालक तो तार होगा, उससे होकर के जो ये गुजरता है तो वो कई कारणों से वो क्या होता है, वो गर्म होने लगता है यानी हीट होने लगता है। जिनमें पहला कारण क्या है, प्रतिरोध जितना अधिक होगा उतना ही उसमें क्या होगा, उत्पन्न होगा, यानी तार उतना ही क्या होगा, हीट होने लगेगा।
अब हीटिंग का जो फॉर्मूला होता है H इजकल टू, याद रखेंगे आप लोग, H इजकल टू जो याद रखना है वो फार्मूला H इज इजकल टू V होगा गुने करंट होगा और टाइम होगा। ये एक फार्मूला भी याद रखेंगे। इसे थोड़ा सा आप और चाहे तो एक्सटेंडर कर सकते हैं। ओम नियम में क्या होता है, V इक्वल टू आई आर आप पढ़े हैं। इस वैल्यू को यहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे तो H इजकल टू ये V हटा लेंगे, V का वैल्यू क्या हो जाएगा आई आर, तो आई आर ये फिर I हमारा यहाँ रह जाएगा और ये हमारा T है, दो ठो I हो गया है। तो I को I से गुना करेंगे तो आई स्क्वायर आर टी। एक ये फार्मूला भी आप याद रखेंगे और दूसरा इसे भी आप याद रखेंगे। हीटिंग के लिए दो फार्मूला आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहला H इजकल टू वी आई टी, दूसरा H इजकल टू आई स्क्वायर आर टी। प्रश्न में जिसका वैल्यू दिया हो, जो सूटेबल लगे, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक हमारा है विद्युत शक्ति। इससे भी प्रश्न आते हैं। विद्युत शक्ति का पहले डिफिनेशन जान लीजिए। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं, यानी पावर कहते हैं उसे। इसे डिनोट किया जाता है किस चीज़ से, तो याद रखेंगे P से। या फिर शॉर्ट डिफिनेशन याद रखनी है तो कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं और इसका ऐसा यूनिट वाट होता है, याद रखेंगे। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, उसे भी आप देख लीजिए। P इक्वल टू आई भी, ये पावर का फॉर्मूला है, इसे याद रखेंगे। इसे भी थोड़ा सा चाहे तो आप स्टैंडर्ड रूप में लिख सकते हैं। P इक्वल टू, इसमें थोड़ा सा ओम्स नियम लगा देंगे। ओम्स नियम कहता है V इक्वल टू आई आर। इस प्रश्न में यहाँ V है, इस V को हटा लेंगे तो I बच जाएगा और आई आर इसमें एक्स्ट्रा हमें लिखना होगा। अब I को I से गुना करेंगे तो आई स्क्वायर आर। तो पावर के लिए एक फार्मूला आपको और याद रखना है, क्या, आई स्क्वायर आर। इसका तीसरा फार्मूला भी होता है, लेकिन आप दो फार्मूला रखेंगे तो काम आपका इस लेसन में बन जाएगा और आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये सेशन हमारा कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे। इसका फर्स्ट सेशन जो है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, उसे एक बार आप ज़रूर देखेंगे। इसके बाद हमारा जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही अच्छा सेशन होगा, उसे भी आप ज़रूर देखेंगे। तो मिलते हैं अब हम लोग नए सेशन में।